अब बात करते हैं दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार कैसे कैसे उसकी दिखती है हमको देखने में, उसको हम कैसे विभेद अंतर कर सकते हैं कि ये दूसरे से किस प्रकार भेद है। तो चलिए सबसे पहली बात कि दर्पण। तो दर्पण का जैसे कि हमने बात किए थे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण वो है जो कि प्रकाश के परावर्तन नियम को सबसे अच्छे तरीके से पालन करे, उसे हम दर्पण कहते हैं, है ना। दर्पण क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह भी दर्पण ही है ना। तो दर्पण को अगर बांटा जाए तो हम क्या नित्य दिन हम प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ दर्पण का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चेहरा देखने में, इसके बाद हमने गाड़ी जो है मोटरसाइकिल, इसके बगल वाला जो शीशा लगा हुआ है जिससे हम पीछे का इमेज देखते हैं। अब ये बताइए तो कौन सा दर्पण है, उसमें नाम बताइए। अवतल है, उत्तल है, गोलीय है, समतल है या परवलयिक है, कौन सा दर्पण है, तो वो आप कमेंट में लिखिए, पता है तो ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा और कहाँ देखते हैं हम दर्पण को। डॉक्टर सब क्या करते हैं, कान के अंदर कोई चीज घाव है तो कैसा है, उस चीज को देखने के लिए यहाँ लगा करके और ऐसे देखते हैं। तो डॉक्टर भी अपने सर पर जो जिस दर्पण का यूज करते हैं उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स को बड़ा बना करके देखने के लिए, तो उसमें वो भी दर्पण है ना। तो दर्पण का बहुत ज्यादा यूज है। हम दाढ़ी बनाने जाते हैं तो क्या चीज है, दर्पण के सामने ही तो बैठे होते हैं, तो ये सारे दर्पण हैं। अब सवाल आता है, एक और प्रश्न आ गया कि भाई सैलून में जहाँ दाढ़ी बनाते हैं हम, जहाँ बाल कटवाते हैं हम, वहाँ जो दर्पण लगी रहती है वो कौन सी दर्पण होती है भाई। तो चलिए कमेंट में अगर पता है तो लिखिए, नहीं तो हम तो है ना। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला दर्पण को कितने टाइप्स हैं, इसको हम दर्पण के 3 प्रकार है। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला को बोलते हैं समतल दर्पण। अब भाई इसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं कि समतल है, क्यों नाम इसका समतल है, इसीलिए नाम समतल है क्योंकि इसका जो सतह पे प्रतिबिंब पड़ करके रिफ्लेक्ट होती है उस सतह कैसा है, वो समतल है। तो जिस आप एक बात समझ लीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल है तो समतल है, उत्तल है तो उत्तल है, अवतल है तो अवतल है, उसका परावर्तक सतह जिस जैसा होगा उसी के अनुसार उसका नामकरण हुआ है ना। तो समतल दर्पण कुछ दिखने में ऐसा होता है, इसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल होता है, ठीक है। अब ये देखिए गोलीय दर्पण, देखिए नाम से ये स्पष्ट है, ये क्या होता है, ये गोला होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण, एक गोला होता है। अगर इस गोलीय दर्पण से हम इतना भाग काट लिए, इतना भाग काट लिया, ये हो गया है ना, इतना भाग काट लिया, ये हो गया, और इसको क्या किया, अंदर से रंग दिए। तो अंदर से क्या किया, कलई कर दी। बताए थे कलई करना मतलब क्या होता है, इधर से सिल्वर कोटिंग करके पेंट कर देना। मतलब क्या, अब इधर से प्रकाश किरण अगर आएगा तो उस साइड नहीं जा सकता है, ये क्या होगा, इधर लौट जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह का जो फेस बन गया, तो ये क्या हो गया, इसका जो परावर्तक सतह है जिधर से किरण टकरा कर लौटेगी वो कौन सी है। तो भाई ये जो दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, तो इसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि इसका परावर्तक सतह कैसा है, देखिए ऐसा उठा हुआ है ना, ये उठा हुआ है बाहर की ओर, ऐसे उठा हुआ है, ऐसे करके घुमा हुआ है, क्या है, तो इसको बोलते हैं हम। और इसी में से अगर मान लीजिए इस साइड से काट ले और इसको क्या करते हैं, बाहर से कलई कर दे, तो जैसे कि देखिए यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका देखिए परावर्तक सतह इधर से हो गया है ना, इधर से टकरा करके लेके, तो ये जो सतह हुआ ये कौन सा हुआ भाई, तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कौन सा, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्यों बोलते हैं अवतल, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की ओर धसा है। अंदर की धसा मतलब क्या, अवतल, अवतल है, अवतल है ना, ये अवतल है, तो इसकी अंदर धसा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण है। बात समझ में आएगा। एक दर्पण और होता है, इसको बोलते हैं परवलयिक दर्पण। इसके बारे में हालांकि हमको पढ़ना नहीं है अभी, हालांकि हम बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चलिए दर्पण ये हो गया। अब बात करेंगे एक एक दर्पण की। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में बात कर चुके हैं, इसकी विशेषता क्या होती है देख चुके हैं। हम अभी बात करेंगे किसकी, गोलीय दर्पण। किसकी बात करेंगे भाई, गोलीय दर्पण की बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए ये एक मेरा गोला है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको किधर से काटा गया और किधर से रंगा गया। मान लीजिए इधर से काट करके बाहर से रंग देंगे तो ये अवतल हो जाएगा, या इधर से काट करके अंदर से रंग देंगे तो ये अवतल हो जाएगा। वो रंगने के ऊपर डिपेंड है कि उसकी कलई किधर से किया गया है ना। तो ये गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण का 2 भाग हम बात किए थे, एक को बोले थे क्या, उत्तल, और एक को बोले थे अवतल। चलिए उत्तल अवतल समझने से पहले हम इसमें यह समझ लेते हैं
ये दर्पण को कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। क्या होती है दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण बात? तो भाई इसकी फोटो एक बनाते हैं तनी बढ़िया से, बड़ा सा। अब ये क्यों बना रहे हैं बताएंगे आपको। देखिए ये दो दर्पण है, चलिए बीच में से कट कर देते हैं। ये है अवतल और ये है उत्तल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात कि अब बताइए, ये मान लीजिए ये एक गोला है, पहले ऐसा है ना, ये गोला है। इस गोला में कोई ना कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? बताइए, इस गोला में केंद्र होगा कि नहीं होगा कोई? तो इस जो केंद्र जो होगा, इस केंद्र को क्या बोलते हैं? तो ये दोनों दर्पण के लिए, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए, इसको कौन सा केंद्र बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता, तो दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है ये गोलीय दर्पण में। अगर ये नहीं आपको जानकारी रहेगी तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए, सबसे पहले इन दर्पण, जिस गोला से ये दर्पण बना है, इस गोले के केंद्र को, अच्छा कहिएगा डिफिनीशन नहीं बताया। डिफिनीशन देखिए, बस सिंपल सा है कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, है ना। वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं? तो ये जो बिंदु है, जो इसके केंद्र है, इस केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरी, अब इस दर्पण है, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये दर्पण हो, इसमें भी तो इस दर्पण का कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा। भाई इस मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुव। इधर इसको भी क्या बोलते हैं? ध्रुव। और इस ध्रुव को हमेशा P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ये वक्रता केंद्र। इस दर्पण में अगर अवतल दर्पण होगी तो इसकी परावर्तक सतह के सामने में होगी, उत्तल दर्पण होगी तो परावर्तक सतह सामने में नहीं होकर सीधा आगे होगा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे, किस जगह पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहां बहुत जरूरी पड़ेगी इस चीज की, है ना। ये सब चीजें अभी बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये ध्रुव है, इसमें भी ये ध्रुव है। ध्रुव क्या होता है? दर्पण का मध्य बिंदु होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोलीय दर्पण से दर्पण बना है उसके केंद्र को बोलते हैं। बात अंतर समझिए, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? भाई इस रेखा को, चाहे ये इस दर्पण में हो या इस दर्पण में हो, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष, या इंग्लिश में कहिएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस। इसको भी वही वाला नाम देंगे, है ना। ये दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? तो भाई प्रधान अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है या प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जो नाम आपको कहना है कहिए, तीनों नाम तो इसी का है ना। ठीक, अब एक बात बताइए, ये यहां से और यहां तक की जो दूरी होती है, मान लीजिए ये वक्रता, अच्छा इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? सी से। किसी से? कैपिटल सी से। सी से सूचित करते, चाहे इसका वक्रता केंद्र हो या इसका वक्रता केंद्र, किससे सूचित करते हैं? सी से। अब ये वक्रता केंद्र सी से लेकर के और ये ध्रुव पी तक की जो दूरी होते हैं, इस दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसको बड़ा आर से सूचित करते हैं। क्या बोले कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को, चाहे वो उत्तल दर्पण होगी या अवतल दर्पण होगी, कोई भी दर्पण हो, मतलब नहीं है। क्या बोले कि वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? तो भाई उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए, अब एक बात बताइए, ये जो यहां से यहां तक वक्रता केंद्र, ये इन दोनों के तो बीच भी कुछ होगा ना। जैसे मान लीजिए ये इसके बीच कुछ होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट। तो इस सी और पी के बीच में एक पॉइंट अगर हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई, ये बिंदु कौन सा है? इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं भाई? फोकस है। इसको किस चीज से सूचित करते हैं? इसे एफ से सूचित करते हैं। किस एफ से? तो बड़े एफ से, बड़े सी से, पी से, है ना। तो ये ऐसे सूचित करते हैं। बात समझ में आया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की बिंदु है, उस बीच की बिंदु को क्या बोलते हैं? तो फोकस बोलते हैं। तो भाई एक सवाल तो और उठता है, भाई इसको हम फोकस बोल दिए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे
फोकस दूरी, क्या बोलेंगे इसको, फोकस दूरी, क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, किसको, तो फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी, मतलब जितनी भी दूरी, एक बात समझ लीजिए कि नापी जाएगी ना दर्पण में, वो कहां से नापी जाएगी, तो ये जितनी भी दूरी नापी जाएगी वो इसके कहां से नापी जाएगी, ध्रुव P से नापी जाएगी। तो इस P से लेकर F तक की दूरी है तो इसको फोकस दूरी बोलेंगे, छोटका F से सूचित करेंगे, ये बड़का F है। और इसके C तक की दूरी अगर होगी तो इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या है, मतलब R है। तो अब यहीं पर हम करेंगे क्या, गोलीय दर्पण में आप सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है, ये भी सिद्ध करेंगे हम आगे, ठीक है। तो अब बताइए कि इस सारे टर्म में आपको कोई दिक्कत हुआ कि अगर मान लीजिए जिस गोलीय दर्पण से बना है दर्पण, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण का जो केंद्र होता है उसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा, समांतर रेखा, उसको प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की दूरी को देख लीजिए, अंतर समझिए। प्रधान अक्ष क्या होता है, वो सीधी रेखा है, इसको बढ़ाते रहिए जहां तक बढ़ाना है आपको वहां तक। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या क्या होते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, बस इतनी सी दूरी को क्या बोलते हैं, तो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आया। वक्रता त्रिज्या में ठीक बीच की जो बिंदु होती है उसको फोकस बोलते हैं, और उस फोकस जहां होती है वहां से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब इसमें और डिटेल से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए